मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी को, इसकी बुनियादी अलामात को और इसकी वजूहात को, और होम्योपैथिक मैनेजमेंट में इसकी कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो मैं स्पेशली अपने स्टूडेंट्स के साथ करना चाहूँगा, बिगिनर्स के साथ भी करना चाहूँगा जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी बातें हैं। इसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस है ये इसको 4 साल लग जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस रिज़ल्ट ओरिएंटेड बन जाएगी आपके लिए भी और आपके पेशेंट्स के लिए भी। तो मेल इनफर्टिलिटी में सबसे नुमाया अलामत, सबसे जो जिसे कहते हैं कि बिग साइन, वो ये है कि शादी को साल हो गया और औलाद नहीं है। ये तो इंसान को सोचना चाहिए, कम से कम साल बाद भी अगर औलाद नहीं है तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन थ्रू डॉक्टर करवानी चाहिए। और अगर उस मरीज़ के अंदर कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं फिर तो वो ज़रूरी है उसके लिए कि वो मुतल्लिका टेस्ट करवाए और इस मसले को बरवक्त जो है डायग्नोज करके इसका इलाज करवाएं। यानी जो सेक्सुअल फंक्शंस के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, एरेक्शन की कमी होना, टाइमिंग की कमी होना, प्री मैच्योर एजैकुलेशन जिसे कहते हैं, ये मसाइल अगर हैं और सेक्सुअल डिज़ायर की कमी है, ये भी ज़रूरी है कि ये अगर सेक्सुअल नॉर्मल जो डिज़ायर है वो नहीं है तो पेशेंट जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई टेस्टिस के प्रॉब्लम है, कोई लंप है या टेस्टिकल्स पेन है, ये भी ज़रूरी है। या एक बंदे को क्रॉनिक फीवर या मम्स के मसाइल हैं, रिकरेंट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, और बाज़ बुक्स में लिखा हुआ है कि एनोस्मिया का प्रॉब्लम भी अगर इसको रहा है तो मे बी कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से मेल्स का जो ब्रेस्ट है इसकी ग्रोथ हो जाना और फेशियल या बॉडी हेयर्स की कमी हो जाना, ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी फर्टिलिटी के अंदर मसला में भी हो। फिर जो प्रॉपर डायग्नोजिंग है वो आपकी जो एक प्रॉब्लम है वेरिकोसील, जहाँ आपकी टेस्टिस की वेन्स स्वेल्व कर जाते हैं, उसके लिए स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीमन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है जिसमें आपकी स्पर्म काउंट को देखा जाता है और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, उसके फंक्शंस को देखा जाता है, मोटिलिटी रेट कितना है, कितने मूवमेंट के काबिल है, कितने नहीं हैं। तो ये सारी बातें देख के, इन सारी बातों को सामने रख के फिर आपको आपकी ये इनफर्टिलिटी को डायग्नोज किया जाता है। जैसे मैंने कुछ काजेज़ तो बता भी दी कि वेरिकोसील एक बीमारी है और इसके अलावा आपके जो स्पर्म जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट है वो एबनॉर्मल है। इसके अलावा भी चंद वजूहात हैं इन्फेक्शंस में, स्पेशली आपकी जो टेस्टिस है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीडीज़ जिसे हम कहते हैं HIV, गनोरिया, ये अगर हिस्ट्री में मौजूद है तो भी ये टेस्टिकुलर डैमेज का बायस बन जाती हैं ये इन्फेक्शंस, तो भी आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। बाज़ औक़ात एजुकुलेशन इश्यूज़ होती हैं कि आपके जो एजुकुलेशन के दौरान आपकी सीमन्स जो है ये ब्लैडर में बजाय पीनस से बाहर की तरफ एजैकुलेट आउट होने की बजाय ये ब्लैडर में जाते हैं, जहां आपकी यूरिन एनालिसिस में टेस्ट में आपके डेड स्पर्म्स मिलते हैं यूरिन में। तो ये इस बात से ये मालूम होता है कि आपको टर्म यूज़ होती है रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। ये बहुत सारी
हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो जाता है, स्पाइनल इंजरीज़ हो गई या सर्टन मेडिकेशंस हैं या आप पेल्विक सर्जरीज़ वगैरह करवाएं, उससे ये मसाइल हो जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाती हैं। एक वजह और भी है एंटीबॉडीज़, जो आपके स्पर्म को एक हार्मफुल इन्वेडर्स के तौर पे ले लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी का एबनॉर्मल रिस्पांस हो जाता है और आपके स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। कैंसर या मैलिग्नेंसीज जो है ये भी ऑब्वियसली टेस्टिस की मैलिग्नेंसीज जो होगी या बाकी भी अगर कैंसर है उसके लिए आप केमोथेरेपी की इलाज करते हैं तो ये भी ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कुछ मेडिकेशंस भी है जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए एथलीट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये भी आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स के एब्डोमिनल जो फीटल डेवलपमेंट के दौरान जो टेस्टीज़ है वो स्क्रोटम में नीचे नहीं आती, ये एब्डोमेन में ही रह जाती हैं, तो ये भी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे बात हुई हार्मोन इम्बैलेंस की, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये लो है, एबनॉर्मल है, तो ऑब्वियसली इससे भी मसाइल पैदा होते हैं। बाज़ औक़ात जैसे मैंने कहा कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज कर जाए, यानी कोई भी आपकी जो डक्ट्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, जो आपकी सीमेंस को स्पर्म्स को कैरी करते हैं, ये बाज़ औक़ात सीमन जो है स्पर्म्स पैदा होता है लेकिन वो किसी भी पेल्विक सर्जरी की वजह से वो एजैकुलेट आउट नहीं होता, ठीक है, तो ये भी एक वजह है। तो इनहेरिटेड कंडीशंस भी होती हैं और बाज़ औक़ात आपकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे इरेक्टाइल जो बंदा एक इरेक्शन मेंटेन नहीं कर सकता या एजैकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है सिलिक डिजीज़, जहाँ ग्लूटेन जो है इसके लिए सेंसिटिविटी हो तो ये भी इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं, आपका एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल केमिकल्स को के साथ आपका एक्सपोजर है, हैवी मेटल एक्सपोजर है, रेडिएशंस या एक्सरेज है इनका एक्सपोजर है, या आपकी टेस्टिस और हीट हो जाएं। देखें स्क्रोटम में एक ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस होने के लिए, इसीलिए कहते हैं टाइट पाजामा नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जैसे बहुत सारे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, टबैको, अल्कोहल वगैरह, या इमोशनल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या ऐसी खुराक जिससे हमारा वेट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये ऑब्वियसली आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जी, जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल है, टबैको है, और बंदा एक्सपोज हो रहा है बार बार ऐसी टॉक्सिन्स के साथ उसका एक्सपोजर हो रहा है, और क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये भी एक आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी के तरफ धकेल सकते हैं। तो ये तो एक जनरल मेल इनफर्टिलिटी का एक ओवरव्यू था, सिम्टम्स की वजूहात थी। होम्योपैथी में हम जो केस टेकिंग करते हैं उसमें इन चीज़ों के अलावा भी मरीज़ का जो डीपर इनर स्टेट है उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका करंट अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। पेशेंट से हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स उसकी जो थ्री बड़ी प्लान है, मेंटल, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल, इसमें कहीं भी कोई अल्टरेशन है, कोई सिम्टम है, तो वो हम गैदर करते हैं, इसको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं, और उसको फिर हम एक्सपर्ट सिस्टम्स में रेपर्टराइज करते हैं, और जो रेमेडी आपको बताता है वो ज़रूरी है कि आप
उसको बेस बना के आप रेमेडी प्रिस्क्राइब करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक ही दवाई है और हमने हर इनफर्टिलिटी के पेशेंट को वही देनी है और वो ठीक हो जाए। नेवर एवर, वी हैव टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट। अगर 10 आदमी आते हैं, 10 की 10 मेडिसिन अलग होगी, क्योंकि हर एक की सोच अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग हैं, हर एक की डिज़ायर्स एंड अवर्जन्स डिफरेंट है, हर एक का थर्मल क्लीवेज डिफरेंट है। तो ये पेशेंट का हमारे साथ एक प्रोलॉन्ग इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम इस नतीजे पहुंचते हैं। ये जो केस है ये यहाँ एबटाबाद का ही एक पेशेंट मेरे पास आया और उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, बहुत सारे मेडिकल और होम्योपैथिक और हकीमों के से होके आया, लेकिन इसका जो डीपर इनर स्टेट था वो था इनडिफरेंस टूवर्ड्स मेंटल वर्क। आप कह लें कि इनडिफरेंस टूवर्ड, आप कह लें कि मतलब ये बिल्कुल ही चुप सा रहने वाला इंसान, कम गो, क्वाइट डिस्पोज टू, और अवर्जन टू टॉक, अवर्जन टू कन्वर्सेशन सॉरी। तो ये सारी अलावा इसको बेस बना के मैंने रूब्रिक्स जो है कन्वर्ट किए। ये आपको मैं रेपर्टोरियल चार्ट भी फॉरवर्ड करता हूँ और बिफोर और आफ्टर टेस्ट भी। 1 महीने बाद एक एस्टॉनिशिंग चेंज आई, आप देख सकते हैं होम्योपैथी के पावर को। अगर रेमेडी क्लिक कर जाए तो दवाई मरीज़ के इनक्योरेबल केस को क्योर करती है और मरीज़ के अंदर एक उम्मीद पैदा करती है, एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने की उम्मीद। तो आप इंशाल्लाह मेरी बाकी वीडियोस भी आएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मेरे केसेस मिलते रहें और आप सीखते भी रहें और मैं भी आपके साथ सीखता रहूं। आप लोग होंगे तो मैं भी सीखता रहूँगा, आप लोग सुनेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो मेरे अंदर भी एक जज्बा होगा अपने स्टूडेंट्स को और सिखाने के लिए। और होम्योपैथी एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ आप स्टूडेंट ही रहते हैं, ये एक समंदर है, यहाँ कोई ऐसा भी नहीं गुज़रा कि इस समंदर की गहराई तक जा सका हो। मेरी कोशिश है कि मेरे स्टूडेंट्स समुंदर की गहराई को छू लें। थैंक यू सो मच।